नमस्कार दोस्तों, अभिनव ऑनलाइन क्लास रिंगस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार फिर मैं सुनील कुमार मीणा उपस्थित हूँ आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर मौलिक अधिकार को लेकर। अब तक हमने मौलिक अधिकारों पर चर्चा की। जो लास्ट वीडियो अपना था वो अनुच्छेद 14 को लेकर था, उससे पहले अनुच्छेद 13 को लेकर चर्चा की। आज मैं बात करना चाहूँगा अनुच्छेद 15 को लेकर। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, कंपटीशन आजकल अपने चरम पर है। किसी भी आर्टिकल में से सीधा प्रश्न आप उम्मीद ही मत करना कि सीधा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 सब जानते हैं। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करें, थोड़ी डिटेल में बात करें, व्याख्या करें अच्छे से, जिससे कंसेप्ट समझ में आए। क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर चाहे क्वेश्चन कितनी ही गहराई में क्यों ना पूछा गया हो, हम आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सही करें सकते हैं। दोस्तों, लगातार वीडियो जो आपके सामने आ रहे हैं, आशा करता हूं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे जो भी वीडियोज आने वाले टाइम में अभिनव ऑनलाइन क्लास द्वारा लाए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। देखिए, अब मैं बात करना चाहता हूं आज मौलिक अधिकारों को लेकर अनुच्छेद 15 की। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने कहा था कि अगली अपनी जो क्लास होगी उसमें रिजर्वेशन का हम खुलकर जिक्र करेंगे। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार का होता है रिजर्वेशन। एक सरकारी नौकरियों में, एक शिक्षण संस्थाओं में और एक राजनीति में। आज मैं जो बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन शिक्षण संस्थाओं की बात करता है। शिक्षण संस्थाओं में जो रिजर्वेशन है उसकी बात करता है। देखिए दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में भी 2 प्रकार से होता है। एक तो सामान्य शिक्षण संस्थाएं और एक उच्च शिक्षण संस्थाएं, हायर एजुकेशन सेंटर्स, जैसे IIT है, IIM है, एम्स है, ये हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं। और सामान्य शिक्षण संस्थाएं जो कॉलेज वगैरह होते हैं, अपने स्कूल वगैरह होते हैं, उनकी मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए, आज मैं जो बात करूंगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जो बात करता है वो रिजर्वेशन की बात करता है शिक्षण संस्थाओं में। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन और राजनीति में जो रिजर्वेशन है, सरकारी नौकरियों का रिजर्वेशन अनुच्छेद 16 में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और राजनीतिक आरक्षण आगे अपन मौलिक अधिकारों के अंदर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे बाद में रिजर्वेशन का जब अलग से टॉपिक लेंगे तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत इसका जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 334 भी पढ़ेंगे, 331 भी पढ़ेंगे, 333, 330, 331, 332, 333, 334, ये 5 अनुच्छेद हम पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हम बात करेंगे, राजनीतिक आरक्षण की हम बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 15 क्या है। अनुच्छेद 15 क्या था मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था, वर्तमान में अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है, उसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15 में 6 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 6 सब क्लॉज बोल सकता हूं, अनुच्छेद 15 के धाराएं बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सूटेबल लगे आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 15 में 6 धाराएं नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 15 में 3 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी दोस्तों? 3। उसके बाद इसका सीधा सा मतलब ये हुआ 15(4), 15(5) और 15(6) ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। ये तीनों धाराएं बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, कैसे लाए गए ये आर्टिकल्स, इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 15(1) की। देखिए क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 15(1) में। अनुच्छेद 15(1) यह कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, दोस्तों एक गहन और छिपा हुआ प्रश्न, नागरिक और एक शब्द में बोलूं व्यक्ति, क्या ये दोनों शब्द सही हैं? तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात करूं तो मैं यहां पे नागरिक शब्द रखूंगा, व्यक्ति शब्द नहीं रखूंगा। आप मेरे से कहेंगे कि सर क्या अंतर हो गया? दोस्तों अंतर, व्यक्ति के अंतर्गत विदेशी जो नागरिक हैं वो भी शामिल हो गए, लेकिन नागरिक केवल प्रॉपर इंडियन सिटीजनशिप की बात कर रहा है, केवल भारतीय नागरिकों की बात कर रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्या मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत छोटा सा, महीन सा, गहन सा प्रश्न है।
अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशी नागरिकों को ये 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अतः जब भी मैं इन 5 की चर्चा करूंगा तो मैं नागरिक शब्द का प्रयोग करूंगा व्यक्ति शब्द की बजाय। ध्यान रहे, अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा हुआ है? किसी भी नागरिक के साथ, आगे बात करना चाहता हूं, याद रहेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बात करना चाहता हूं 15(1) की। 15(1) ये कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसके साथ? किसी भी नागरिक के साथ धर्म, देखिए आगे, मूलवंश, जाति, वर्ण, माफी चाहूंगा दोस्तों, वर्ण नहीं, लिंग शब्द आएगा, एवं जन्म स्थान। दोस्तों, कितना खूबसूरत प्रश्न हो सकता है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 15(1) व्याख्या करता है। एक बात और बता देना चाहता हूं, सीधा सा प्रश्न बन सकता है, अनुच्छेद 15(1) में कितने आधारों की बात की गई है? 5 आधार। कौन कौन से 5? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस बार स्कूल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसमें बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया। जो राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्य से मनोनीत करते हैं, आप जानते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ऐसे शब्द संविधान में लिखे गए हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं, ये जो 5 आधार अनुच्छेद 15(1) में रखे गए हैं दोस्तों, इनका क्रम भी अपने को याद रखना है। आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं कंपटीशन में, शुद्ध कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली का प्रयोग करता है एग्जामिनर। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था, वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ऐसी शुद्ध शब्दावलियों का प्रयोग एग्जामिनर आजकल करता है। इसलिए हमें यह याद रखना है कि ये जो 5 शब्द हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये जो 5 शब्द हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए थे अनुच्छेद 15(1) में, और इनका क्रम भी दोस्तों यही है। मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि इन 5 शब्दों का क्रम आपको याद रखना है। दोबारा से क्लियर करना चाह रहा हूं, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(1) व्याख्या करता है। यहां याद रहे, नागरिक शब्द का उल्लेख होगा। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे। मैंने फिर कह दिया है, ये 5 शब्दों का यही क्रम है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली का ही प्रयोग करना है। इन 5 को इसी क्रम में याद रखना है। बात करना चाहता हूं आगे। ये था 15(1). अब बात करता हूं अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 की धारा 2 क्या कहता है? एक बार फिर ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ वही 5 आधार, वही 5 ग्राउंड्स एक बार फिर लिखे गए हैं। कौन कौन से? धर्म, इनको दिमाग में क्लियर रखना है, मूलवंश, जाति, लिंग, और बात करते हैं 5वां ग्राउंड जन्म स्थान। 15(2) क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर आगे क्या लिखा हुआ है? सार्वजनिक स्थलों में। देखिए दोस्तों क्या अंतर है, सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव
नहीं किया जाएगा। क्या कहता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(2) ये कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों का मतलब है जैसे हमारे दुकान हैं, भोजनालय वगैरह हैं, सरकारी स्कूल वगैरह हैं, अस्पताल वगैरह हैं, आदि स्थलों पर, तालाब वगैरह हैं। इन स्थलों पर राज्य इन 5 आधारों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, एक बात कह देना चाहता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों के अंतर्गत मंदिर जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, आप मेरे से एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे अभी कि सर मंदिर सार्वजनिक स्थलों में नहीं आता है क्या? जी हां, हम मान सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा दोस्तों और फिर कह रहा हूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था, वर्तमान में क्या लिखा हुआ है, आजकल एग्जामिनर शुद्ध कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली का प्रयोग करता है और ऐसी परिस्थितियों में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। याद रहे दोस्तों, बात करना चाहता हूं आगे। एक बार 15(1) और 15(2) में थोड़ा सा कंपेरिजन करके बता देता हूं। 15(1) और 15(2) में कोई खास कंपेरिजन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। 15(1) कहता है कि इन 5 आधारों पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और 15(2) बात करता है सार्वजनिक स्थलों की, प्रॉपर बात करता है 15(2), बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे अनुच्छेद 15(3) की। देखिए, अनुच्छेद 15(3) मैंने पहले भी कहा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 15(3) तक का उल्लेख था। क्या कहता था 15(3)? 15(3) ये कहता है, किंतु जहां बात महिलाओं की होगी या जहां बात बच्चों की होगी तो राज्य महिलाओं और बच्चों को लेकर विशेष प्रावधान कर सकता है या भेदभाव कर सकता है। आप कहोगे सर कैसे? दोस्तों, हमने देखा है, हम जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम जब बैंक में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि महिलाओं की अलग लाइन होती है और पुरुषों की अलग लाइन होती है। आप ये कहेंगे दोस्तों ये क्यों होती है? दोस्तों, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ये साफ साफ व्याख्या करता है कि राज्य महिलाओं को लेकर और बच्चों को लेकर विशेष प्रावधान कर सकता है, और ये 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मैं फिर कह दूं, सीधा प्रश्न हो सकता है, महिलाओं और बच्चों को लेकर विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आते हैं। और शायद हमें याद आ रहा होगा वो मंजर नोटबंदी वाला, जिस दौरान इस विशेष प्रावधान ने हमें सबको बहुत परेशान किया था कि एटीएम की लाइन में हम लंबी कतारों में लगते थे और महिलाएं आती थी और एटीएम लेके पैसा निकलता था और हम लाइन में खड़े रहते थे, और उससे भी बुरा तब लगता था जब हमारा नंबर आता था नोट निकालने का, तब एटीएम में पैसे ही खत्म हो जाते थे। उस दौरान इन चीज़ों ने, ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) है, इस अनुच्छेद 15(3) ने हमें बेहद परेशान किया था। इसलिए याद रहे दोस्तों, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो है वो महिलाओं और बच्चों को लेकर विशेष प्रावधान करने की बात करता है। ये चीज़ दिमाग में एकदम क्लियर रहे। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी आगे। देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 15 में केवल 3 सब क्लॉज थे, केवल 3 धाराएं थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो 15 में 6 धाराओं की बात आती है। कंटिन्यू करते हैं आगे, एक बार पानी पी लेता हूं। देखिए, 15(4) सबसे पहले तो दोस्तों मैं 15(4) की बात करूं तो मैं आपके सामने वो मुद्दा रखना चाहता हूं कि अनुच्छेद 15(4) जोड़ने की बात आई कहां से, 15(4) संविधान में क्यों जोड़ा गया, इससे संबंधित क्या बात थी। तो मैं बात करना चाहता हूं 15(4) से पहले मेरे जहन में एक मामला आ रहा है और मैं चाहता हूं कि उस मामले को मैं आपके सामने बता दूं, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है और चूंकि भारतीय संविधान का पहला ही संविधान संशोधन था, इसलिए बेहद जरूरी है। देखिए, चंपाकम दोराईजन, देखिए साहब, जाना पहचाना मामला चंपाकम दोराईजन। देखिए, क्या था ये चंपाकल दोराईजन वाला मामला?
दोस्तों चंपाकम नाम की एक लड़की, लकड़ी नहीं लड़की, चंपाकम नाम की एक लड़की, इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। गौर कीजिएगा, आप मेरे से ये क्वेश्चन पुटअप करने की सोच रहे होंगे कि सर कहां अनुच्छेद 15(4) की बात कर रहे थे और कहां 15(4) की बात करते करते आप कहां मद्रास चले जाते हैं, कहां चंपाकम नाम की लड़की को ले आते हैं, कहां मेडिकल कॉलेज आ जाता है। तो दोस्तों मैं फिर कह देता हूं, जो मुद्दा जहां से जुड़ा हुआ है, अगर उस मुद्दे को वहां से कनेक्ट नहीं करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर नहीं हो सकती। उनको क्लियर करने के लिए हमें बैकग्राउंड में घुसना पड़ेगा। चंपाकम नाम की एक लड़की जिसका मद्रास के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर मद्रास कहां चले गए आप? दोस्तों मद्रास में इसलिए बात करना हूं क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब मद्रास राज्य अस्तित्व में था। आप अच्छे से जानते हैं, बाद में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था 1969 के आसपास। बात करना चाहता हूं, देखिए चंपाकम दोराइजन नाम की एक लड़की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन नहीं हुआ, इसने एंट्रेंस एग्जाम दी और जब इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, संविधान चूंकि उस समय लागू हुआ ही था, तो इस लड़की को बड़ा बुरा लगा कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। इसने संविधान देखा और जैसा कि मैंने अनुच्छेद 14 में क्लियर किया था अभी आपको पिछले वीडियो में कि राज्य जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, इसका भारतीय संविधान से क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हुआ उस बात की बात करना चाहता हूं। इस लड़की का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, वो न होने का कारण यह था कि जो मद्रास राज्य था उसमें संविधान लागू होने से पहले ही, कब से पहले दोस्तों? संविधान लागू होने से पहले ही मद्रास की सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसका नाम था सांप्रदायिक आदेश। मद्रास राज्य सरकार द्वारा संविधान लागू होने से पहले एक सांप्रदायिक आदेश जारी कर रखा था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल ऑर्डर। इस सांप्रदायिक आदेश और कम्युनल ऑर्डर के तहत मद्रास की जो सरकारी नौकरियां थी और मद्रास की जो शिक्षण संस्थाएं थी उनमें जाति के आधार पर सीटें निर्धारित की गई थी। दोस्तों मेरे शब्द पे गौर करना, जाति के आधार पर बात की है मैंने। आज का जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, वो वर्ग के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है। एक एक शब्द का खेल है, हमेशा याद करना, पॉलिटी शब्दों का खेल है। और वो क्यों है वो मैं क्लियर कर रहा हूं एक एक शब्द के माध्यम से, देखना अच्छे से। सांप्रदायिक आदेश जारी कर रखा था मद्रास सरकार ने, जिसके तहत मद्रास की शिक्षण संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था। किसके आधार पर दोस्तों? जाति के आधार पर। ब्राह्मणों की अलग सीटें थी। बता देना चाहता हूं ये चंपाकम नाम की लड़की ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती थी, तो जातिगत आधार पर सीटें निर्धारित कर रखी थी। और चूंकि जो इनकी जाति की सीटें थी, चंपाकम नाम की जो लड़की थी बाई कास्ट ब्राह्मण थी, इनकी सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी थी, इसलिए इस लड़की का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। और एक इसके साथ की ही लड़की थी जो दूसरी जाति से बिलोंग करती थी और उस लड़की के इससे कुछ नंबर कम थे, उसके बावजूद उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो चंपाकम नाम की इस लड़की ने इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हुआ। यह मामला गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। और बता देना चाहता हूं चंपाकम दोराइजन वर्सेज मद्रास राज्य, कौन सा राज्य? मद्रास राज्य, 1950 का मामला है। चंपाकम दोराइजन वर्सेज मद्रास राज्य के इस मामले में एक एक बात की खुलकर चर्चा करना चाह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। चंपाकम दोराइजन वर्सेज मद्रास राज्य 1950 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए मद्रास सरकार में जो सांप्रदायिक आदेश जारी कर रखा था, जो कम्युनल ऑर्डर जारी कर रखा था, जिसके तहत जाति के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित थी, इस सांप्रदायिक आदेश को चंपाकम दोराइजन वर्सेज मद्रास राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया और यह कहा कि आप इस प्रकार जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। ऐसा मामला, ऐसा निर्णय चंपाकम दोराइजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, चंपाकम दोराइजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी। कितने जजों की? 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी। यह चंपाकम दोराइजन का मामला था। जैसे ही चंपाकम दोराइजन के मामले में निर्णय आया, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मैं ये कहूं मेरे शब्दों में निष्प्रभावी करने के लिए कि ये निष्प्रभावी हो, उसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन था
पहला संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? पहला संविधान संशोधन। गौर करना मेरी बात पे। प्रथम संविधान संशोधन किया गया। क्यों किया गया? तो मैंने अभी अभी कह दिया। और यह प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। क्यों किया गया? चंपाकम दोराइजन के मामले में जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों की खंडपीठ ने दिया और जो सांप्रदायिक आदेश जारी कर रखा था उसको समाप्त कर दिया। उसके निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया संविधान में 1951 में। और इस पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था 15(4). दोस्तों पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, अनुच्छेद 15(4) कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 15(4) अनुच्छेद जोड़ा गया भारतीय संविधान में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं था। देखिए मैं बात करना चाहता हूं आगे 15(4) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक, गौर करना दोस्तों, और शैक्षणिक, दोस्तों दोनों शब्दों को ध्यान से देखना, बेहद अच्छा प्रश्न बन सकता है, बन भी चुका है। 15(4) में यह मेंशन किया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत किया गया। दोबारा सुनना दोस्तों, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 15(4) जोड़कर प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। और जैसे ही ये अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के तहत, तो जो चंपाकम दोराइजन का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय निष्प्रभावी हो गया। और मैं बता दूं दोस्तों, आज जो रिजर्वेशन है SC, ST, OBC, ये जाति के आधार पर नहीं, ये वर्ग के आधार पर है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं SC में एक जाति नहीं आती, ST में भी और OBC में भी। SC में भी सैकड़ों जातियां आती हैं, ST में सैकड़ों आती हैं और OBC में भी सैकड़ों जातियां आती हैं। इसलिए ये रिजर्वेशन वर्ग के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है। और जो मद्रास में सांप्रदायिक आदेश जारी किया गया था उसके तहत आरक्षण जो दिया गया था वो जाति के आधार पर था, वर्ग के आधार पर नहीं था। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों आगे, अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया गया। जैसे ही अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के तहत, इस मामले को या इस अनुच्छेद 15(4) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कौन से मामले में दी गई? तो यह मामला था शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। एक एक बात को ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 15(4) के तहत ये जो विशेष प्रावधान किए गए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, इसको शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ 1951 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन दोस्तों क्लियर कर देना चाहता हूं, शंकरी प्रसाद के मामले में भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ बैठी और इस खंडपीठ ने इस याचिका को, इस पिटीशन को खारिज कर दिया कि, और यह कहा कि अनुच्छेद 15(4) जो है वो किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का उल्लंघन या संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं करता है। अर्थात शंकरी प्रसाद के मामले में ये जो याचिका लगाई गई थी अनुच्छेद 15(4) को लेकर, इसको खारिज कर दिया गया। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करती है संसद, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जहन में एक प्रश्न बन रहा होगा, जो बच्चे पॉलिटी से जुड़े हुए नहीं है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं है पहले से, उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर संसद तो अस्तित्व में 1952 में आती है। जैसा कि पहली बैठक संसद की 13 मई 1952 को हुई थी और अस्तित्व में संसद अप्रैल 1952 में आई थी। तो सर संविधान में संशोधन संसद करती है और आपने एक तरफ कह दिया कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया। तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि अपनी जो संविधान सभा थी, जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई थी, यह संविधान सभा ही 1952 तक, जब तक संसद अस्तित्व में नहीं आई तब तक इस संविधान सभा ने ही 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। किसके रूप में काम किया दोस्तों? अंतरिम संसद। बेहद बढ़िया प्रश्न है।
आपके दिमाग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, विरोधाभास आ सकता है, तो मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को कि 1952 में संसद अस्तित्व में आई और 1952 में जब तक संसद अस्तित्व में आई तब तक 1952 से पहले जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में काम किया और संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम करते हुए ही प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। पहला संविधान संशोधन जो किया गया वो अंतरिम संसद के द्वारा ही संसद के रूप में कार्य करते हुए किया गया। और एक बात और कह दूं, प्रथम संविधान संशोधन एकमात्र संशोधन है जो अंतरिम संसद के द्वारा संसद के रूप में काम करते हुए किया गया। बाकी सारे संविधान संशोधन संसद के अस्तित्व में आने के बाद किए गए। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रहे। आगे बात करता हूं। यह निर्णय आया और जो शंकरी प्रसाद जी के मामले में इसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 15(4) के तहत दोस्तों याद रहे, एक बात और है छोटी सी क्लियर कर दूं, अनुच्छेद 15(4) के तहत सामान्य शिक्षण संस्थाओं में, देखो यहां भी एक कंट्रोवर्सी है दोस्तों। एक तो होती है सामान्य शिक्षण संस्था और दोस्तों एक होती है उच्च शिक्षण संस्था। सामान्य शिक्षण संस्था दोस्तों और उच्च शिक्षण संस्था। सामान्य शिक्षण संस्था हम देखते हैं कॉलेज वगैरह में एसटी की अलग लिस्ट आउट होती है, एससी की अलग आती है, ओबीसी की अलग आती है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में हम देखते हैं दोस्तों आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, एम्स हैं। संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था कि हायर एजुकेशन सेंटर्स में उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो 15(4) जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत, इस 15(4) के तहत जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई, विशेष प्रावधान की बात की गई, वो दोस्तों केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं की बात थी। हायर एजुकेशन सेंटर में ये प्रावधान लागू नहीं होते थे। अर्थात 15(4) जो विशेष प्रावधान की बात करता था वो केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं की बात करता था, उच्च शिक्षण संस्थाओं में ये प्रावधान लागू नहीं होते थे। इस बात को भी एकदम क्लियर रखना दोस्तों कि 15(4) सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात 15(4) नहीं करता है। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर अगर ये सामान्य शिक्षण संस्थाओं में बात करता है तो वर्तमान में तो उच्च शिक्षण संस्थाएं आईआईटी है, एम्स है, आईआईएम है, इनमें भी रिजर्वेशन है, तो ये उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात कहां से आई? तो दोस्तों ये पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 15(5) में। और 15(5) भी मैं पहले ही आपको कह चुका हूं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट केवल 15(1), 15(2) और 15(3) थे। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 15(4) जोड़ा और 15(4) किसकी बात करता है? सामान्य शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात। कौन सा अनुच्छेद? 15(5). अब आगे मैं बात करना चाहता हूं 15(5) और 15(5) किसकी बात करता है? तो 15(5) जो बात करेगा वो बात करेगा उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 15(5) कब जुड़ा, कैसे जुड़ा? तो बिल्कुल दोस्तों हम 15(5) से जुड़े हुए मामले की भी बात करेंगे और 15(4) का हमने मामला पढ़ा, चंपाकम दोराइजन का मामला पढ़ा, शंकरी प्रसाद जी का मामला पढ़ा, मद्रास का सांप्रदायिक आदेश देखा, उसी प्रकार मैं 15(5) की भी बात करूंगा कि 15(5) क्यों जोड़ा गया, इससे संबंधित कौन सा मामला था, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, कैसे 15(5) संविधान में जोड़ा गया। और याद रखना 15(5) उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, जिस प्रकार 15(4) सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप हो, मैं एक प्रश्न बनाना चाहता हूं यहां पे, कैसे बन सकता है? शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? 15(4). क्वेश्चन क्या था? शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है 15, 16, 17, 18। आपका आंसर आएगा 15। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खोल लिया जाए और यह क्वेश्चन बने कि सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है, तो आप 15, 15(3), 15(4) और 15(5), तो आपका आंसर आएगा 15(4). और अगर इसी क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? 15(4), 15(5), तो अपना आंसर दोनों आएगा। अगर सामान्य और उच्च अलग अलग ना बोले, सीधा बोले कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है 15(4) और 15(5) दोनों आएंगे दोस्तों। लेकिन सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान 15(4) आएगा आंसर, और उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात स्पेशल क्वेश्चन पूछे तो आंसर आएगा 15(5). 4-5 क्वेश्चन यहां से जुड़े हुए हैं, बेहद अच्छे हैं, बन सकते हैं, ध्यान से पढ़ना। रिपीट कर रहा हूं फास्टली।
शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात 15, सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात 15(4) और उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात 15(5) और कैसे करते हैं इसकी व्याख्या 15(5) की हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लगातार जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्लासों का आनंद लीजिए। उम्मीद करता हूं ये जो क्लासें अभिनव ऑनलाइन क्लास रिंगस के यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही हैं वो निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए लाभदायी साबित होंगी। घर पर रहिए दोस्तों, बहुत जल्द गाइडलाइंस जो आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन में थोड़ी छूट अब दे दी गई है। रीट के बच्चे घर बैठ के परेशान हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी टोडासरा जी का स्टेटमेंट आया था कि रीट 2 सितंबर को ही होगी, तो कई बच्चे से बौखलाहट में हैं, कई बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर रीट 2 सितंबर को होगी तो हमारी तैयारी कैसे होगी। निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। रीट चाहे 2 सितंबर को हो और चाहे कभी भी हो, हमें अपनी तैयारी के ऊपर बल देना है। बौखलाने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही कोचिंग्स ओपन होंगी, हम ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी क्लासों का आनंद लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आराम से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके हों कमेंट बॉक्स में डालिए, निश्चित रूप से उनका समाधान किया जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।